चुनाव आयोग क्या वाकई में निष्पक्ष है? इस समय जो एसआईआर और जो वेस्ट बंगाल चुनाव और ये सब हो रहा है, इस समय आम आदमी भी इन्हीं के बारे में सोच रहा है। राजनीतिक फायदा नुकसान के हिसाब से वोटों को काटा जा रहा है। वेस्ट बंगाल अकेले में देखें तो 91 लाख नाम कट गए हैं। इस हमारे सिस्टम में ऐसा कोई स्पेस है जहां मैनिपुलेशन हो सकता है? कि हमारा सिस्टम बिल्कुल फुल प्रूफ है। 3 साल आपने अपने कार्यकाल में किया है, तो उस लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए इस समय क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? देखिए, सबसे बड़ा इस समय चुनाव सुधार जो जरूरी है वो है कैंपेन फाइनेंस का। उमा जी ने एक्साइज कमिश्नर बनाया और आपने जाके मना कर दिया कि आप लिख के दीजिए और उसको छपवा भी दीजिए, ताकि लोग ये ना कहें कि एक ईमानदार अधिकारी को हम एक्साइज कमिश्नर बनाया लेकिन वापस कर दिया हमने। रिटायर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब घर बैठता है और जब उस बॉडी पे सवाल उठते हैं तो मन में क्या ख्याल आता है? अगर मुझे पूरा स्पष्ट हो जाए तो उसको मीडिया तक पहुंचाऊं कि नहीं, इस कारण से ऐसा हो रहा है, जिससे कि बादल जो है छट जाएं और अच्छा लगने लगे। नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी, आप देख रहे हैं द लीडर शो। नवभारत लाइव पर हम मौजूद हैं इस शो के साथ। इस शो में हम बात करते हैं उन लोगों से जो सोसाइटी में चेंज मेकर का रोल प्ले कर रहे हैं, या फिर जिनके ऊपर चेंज मेकर की जिम्मेदारी है, समाज में बदलाव लाने का जिनके ऊपर जिम्मा है। तो आज भी हम ऐसे ही एक शख्स के साथ रूबरू हो रहे हैं जिनसे हम बात करेंगे इस देश के चुनाव सुधारों पर। हम बात करेंगे उनके जीवन में उन्होंने किस तरह से चुनावों को एक नई दिशा दी और किस तरह से अब चुनाव सुधारों की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग से लेकर के चुनाव प्रक्रिया पर आम आदमी तक कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है, उसको एक डर बना हुआ है कि आखिर हो क्या रहा है। तो इन सारे सवालों के जवाब हम पूछेंगे हम ओपी रावत साहब से। ओपी रावत साहब पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और आज हमारे साथ हैं इस शो में। तो बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका द लीडर शो में। और हम आज जो हमने एजेंडा रखा है वो उसी पर बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके मन में एक संदेह बन गया है कि चुनाव आयोग क्या वाकई में निष्पक्ष है? आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। इस समय जो एसआईआर और जो वेस्ट बंगाल चुनाव और ये सब हो रहा है, इस समय आम आदमी भी इन्हीं के बारे में सोच रहा है। और जिस तरह की घटनाक्रम सामने आ रहा है उससे ये प्रश्न उठना वाजिब भी है। लेकिन लोगों को विश्वास रखना चाहिए कि भारत निर्वाचन आयोग ऐसे कठिन समय से गुजर चुका है कि जब अंग्रेज जाते समय कह गए थे कि आप अपने देश को बर्बाद कर लोगे, जिस तरह से आपने यूनिवर्सल सफरेज दिया है। और सोचिए उस समय मतदाता सूची बनाना कितना कठिन था कि रिफ्यूजीज़ वेस्ट पाकिस्तान से लाखों यहाँ आए हुए थे जिनके पते नहीं थे, ईस्ट पाकिस्तान से आए हुए थे जिनके पते नहीं थे, और हमारे यहाँ से के लाखों गए थे। वो ऐसे में उन्होंने मतदाता सूची शुरू से बनाई। अभी तो आजकल क्या है कि एक मतदाता सूची आपके पास है 100 करोड़ की, उसी में आपको छोटा मोटा डिलीशन और ये करना है। उस समय तो कोई मतदाता सूची थी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो चुनाव होते थे उसमें अंग्रेज़ों ने सिर्फ उन लोगों को मत देने का अधिकार दिया था जो पढ़े लिखे थे या टैक्स पे करते थे। अपने यहाँ भी उनने महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया था, 1928 में जाके दिया। तो इस तरह से वो जब भविष्यवाणी कर गए थे कि आप बर्बाद कर लोगे, उसको हमने गलत साबित किया। अकेले सुकुमार सेन जो थे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर, न मोबाइल था न व्हाट्सएप था, कुछ नहीं था, चिट्ठी भी बड़ी मुश्किल से जाती थी। तो बढ़िया मतदाता सूची बनी 17.5 करोड़ वोटर की, और उस समय वोट डालने वाला आदमी भी हमारा शिक्षित नहीं था। तो ये तय किया गया कि हर कैंडिडेट का एक बक्सा होगा जिसमें वो पर्ची डालेगा बस, और वो पर्ची डालने पर वोट उसका मान लिया जाएगा। तो अगर 10 कैंडिडेट खड़े हैं तो 10 बैलेट बॉक्स होंगे हर पोलिंग स्टेशन में। ऐसी परिस्थितियों में भी चुनाव अच्छी तरह से कराए, विश्वसनीय रूप से कराए, और पूरे विश्व में गोल्ड स्टैंडर्ड का नाम भी कमाया। हिलरी क्लिंटन ने यहीं आके कहा था इंडिया में कि इंडियन इलेक्शंस आर गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द वर्ल्ड डेमोक्रेसी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमें आशा रखनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए कि चीज़ें ठीक ही होंगी। नहीं, आशा और उम्मीद ठीक है कि एक चुनाव आयोग की तरफ से बात आ रही है, लेकिन जब खुद मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाअभियोग विपक्षी दल ले आए, वो दल जो खुद उस चुनाव प्रक्रिया में शामिल हैं, उसके बाद एसआईआर पर लगातार, चूंकि आपने अभी मतदाता पुनरीक्षण की बात की, तो एसआईआर चल रहा है जिसमें लोगों के नाम कट रहे हैं, लोग सामने आकर के बोल रहे हैं कि मेरा नाम कटा है। तो ये कहीं ना कहीं एक भरोसे का संकट होता है कि खासकर स्टेट में एक ये जो मैसेज जा रहा है कि एक अलग तरीके से कुछ लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, या एक प्रोएक्टिव
इफेक्टिव तरीके से उसको सीट को कन्वर्जन करना या राजनीतिक फायदा नुकसान के हिसाब से वोटों को काटा जा रहा है? ये बिल्कुल सही मुद्दा है, क्योंकि बहुत लोगों के नाम कटे हैं। अब वेस्ट बंगाल अकेले में देखें तो 91 लाख नाम कट गए हैं, और इससे ये भी सुबह लोगों को पैदा हो रहा है कि क्या पहले जो चुनाव हुए वो गलत मतदाता सूची पर हुए। तो ये सब चीज़ें उठ रही हैं, लेकिन इनको चूँकि सुप्रीम कोर्ट बीच में इन्वॉल्व है, हाई कोर्ट की अपीलेट ट्रिब्यूनल हैं और लोकल जुडिशरी की एडजुडिकेशन ट्रिब्यूनल हैं, हमें भरोसा रखना चाहिए कि अपनी न्याय व्यवस्था, अपनी इस व्यवस्था के अंतर्गत जो भी हो रहा है वो तथ्यों पर आधारित हो रहा है, एविडेंस पर आधारित हो रहा है, और किसी के प्रति अन्याय उसमें नहीं होगा। लेकिन ये अगर मैं अब जब आपने सुप्रीम कोर्ट की बात कही या न्यायिक व्यवस्था की बात की, जब आज हम SIR पूरी तरह से चुनाव आयोग का काम था, अचानक से इतना अविश्वास बढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में इंटरवीन करना पड़ गया, तो क्या ये जब हमारे यहाँ एक व्यवस्था बनाएगी, चुनाव आयोग एक अलग बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट अलग बॉडी है, हाउस अलग बॉडी है, पार्लियामेंट अलग बॉडी है, तो जब इन सबका आपस में इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये आपको लगता है कि ये ठीक दिशा में जा रहा है? नहीं, बिल्कुल कतई ठीक दिशा नहीं है, क्योंकि सबका सेपरेशन ऑफ पावर, सबके जुरिस्डिक्शन अलग अलग है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सब अलग अलग हैं। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन का भी डोमेन पूरी तरह से अलग है, और उस प्रोसेस में आज तक कोई गया नहीं। ये पहली बार है, ऐतिहासिक घटना है कि जुडिशरी ने इसमें इंटरवेन किया, इसमें एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स बनाए जो कि तय करेंगे कि आपका नाम मतदाता सूची में रहेगा कि नहीं रहेगा, और अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाए हाई कोर्ट के कि वो अपील सुनेंगे, जबकि लॉ में इसका कोई प्रावधान नहीं। लॉ में प्रावधान ये है कि ERO एडजुडिकेट करेगा, और उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर एंड CEO उनको अपील जाएगी, और वहीं से निराकरण होगा। चूँकि समय था नहीं, अविश्वास बढ़ रहा था, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसमें इंटरवीन करना पड़ा। तो ये बड़ा एक हिस्टोरिकल इवेंट है। अब इसके क्या परिणाम बाद में निकलेंगे, ये अपने को देखना होगा। नहीं, अब यहीं से दूसरी कहानी होती है कि अगर मान लीजिए आज जो हमने SIR करके एक सूची बनाई जिस पर हम चुनाव करा रहे हैं, उसको लेकर के विवाद है, तो ऐसी क्या जल्दबाजी थी? हो सकता है चुनाव को हम कुछ समय के लिए रोक सकते थे, क्योंकि अगर मान लीजिए आज जो मतदाता कटे हैं, कल उनको यह माना जाए कि ये मतदाता गलत कटे हैं, इनको नहीं कटना चाहिए था, तो क्या उनके चुनाव के अधिकार से हमने उन्हें गलत तरीके से वंचित नहीं किया है? नहीं, उसमें एक रास्ता ये है कि जो भी कैंडिडेट हैं वो अगर अपना अभी से पूरा एनर्जी इस बात में लगा दें कि उनके क्षेत्र में जो नाम कटे हैं उन लोगों के क्रीडेंशियल्स क्या हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या हैं, और अगर उनके नाम गलत कटे हैं और उनको अपील करने का अधिकार भी नहीं मिल पा रहा है, या अपील उनकी निराकृत नहीं हो पा रही और इस कारण से वो वोट नहीं डाल पा रहे हैं, तो ये सब कागज़ इकट्ठा करके जब इलेक्शन का रिजल्ट आ जाए और अगर वो चुनाव नहीं जीतते हैं तो तुरंत पिटीशन लगा देना चाहिए। तो उसमें इस पूरी व्यवस्था की खामियां पूरी तरह से उजागर होंगी और पूरे विश्व को मालूम होंगी कि किसने क्या किया है, कहाँ गलती हुई है, कहाँ ब्लंडर हुआ है, और किसका दोष इस पर है, किसकी जिम्मेदारी इस पर बनती है। तो इसमें अब ये अपने आप में ये पहली बार चूंकि ऐतिहासिक इसलिए है कि हमने जल्दबाजी दिखाई, हमने व्यवस्था को SIR को करने में जल्दबाजी दिखाई। तो अब अगर मान लीजिए कल अगर ये जो हारे हुए प्रत्याशी सब कोर्ट जाएंगे तो सब जुडिस मामले इतने हो जाएंगे कि पूरी प्रक्रिया कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ जाएगी। ये तो है, ये है, और ये बहुत बड़ा सवाल होगा। ज़्यादा पिटीशन दायर होंगे तो ये बहुत बड़ा सवाल होगा, और उसी जुडिशरी के पास जाएंगे जिस जुडिशरी ने इसको एडजुडिकेट किया, अपील भी सुनी है। तो ये बहुत बड़ा और सेंसिटिव मुद्दा होगा। पूरा विश्व इसको अच्छी तरह से नजरें गड़ाकर देखेगा कि क्या हो रहा है इंडिया में। मतलब कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं कि हिलेरी क्लिंटन वाला जो दौर है, या जो हम जो गोल्ड रिजीम बोलते थे चुनाव आयोग का, क्या वो गोल्ड रिजीम कहीं ना कहीं अब डाउटफुल लग रहा है? क्योंकि वही सवाल आ रहा है कि अगर ये सब चीजें अगर मैच होंगी तो कहीं ना कहीं वो गोल्ड रिजीम हमारा खत्म होता दिख रहा है। अभी उसको डाउटफुल नहीं कहना चाहिए जब तक कि ये प्रमाणित ना हो जाए, क्योंकि अपने देश का एथिक्स और अपने देश की जो फिलॉसफी रही है वो ये रही है कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी आप अपराधी नहीं मानेंगे जब तक कि वो फेयर ट्रायल के बाद सिद्ध ना हो जाए। तो अभी तो स्थितियां हैं, आगे चल के मालूम पड़ेगा कि सही हुआ या गलत हुआ। नहीं, लेकिन अब वो जो मेरा अगला सवाल था, जो मैं पहले बात कर रहा हूँ कि जो भी विपक्षी दल चुनाव हार रहा है इस समय,
या जो विपक्ष में जा रहा है वो आके सबसे पहले किसको दोष देता है? चुनाव आयोग को, कि इन्होंने चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं कराया। तो हम क्या एक बार फिर ये मौका दे रहे हैं उनको बोल, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के सामने भी ये जिम्मेदारी है कि वो सामने आए और ये बताए कि चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, या क्या खामियां आ रही हैं जिसकी वजह से ये संदेह लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक्चुअली जो हमने राज्यसभा के अध्यक्ष का आदेश देखा है, पढ़ा है कि क्यों इम्पीचमेंट का नोटिस उन्होंने अमान्य किया। उन्होंने कहा है कि बहुत से मामले इसमें सब जुडिस हैं, न्यायाधीन है, इसलिए इसमें हम अभी कुछ भी नहीं करेंगे और इसलिए ये नोटिस हम खारिज करते हैं। तो उससे भी एक चीज़ स्पष्ट होती है, ध्वनित होती है कि उनको भी अभी मालूम नहीं है कि सही और गलत क्या है। तो इसलिए अभी ये चलने दे रहे हैं, जब आगे चल के फाइनलिटी में सब तथ्य उजागर होंगे और दिखेगा कि गलती हुई है अगर, तो कहाँ हुई है और कौन जिम्मेदार है, तभी उसके बारे में कुछ कह पाएंगे। ठीक है, ये आज के मुद्दे पर है कि हम गलती का भी इंतजार करते हैं कि प्रूव होगी नहीं होगी क्या होगा। लेकिन जो हर चुनाव के बाद कभी ईवीएम को दोष दिया जाता है, कभी प्रक्रिया को दोष, अभी इस बार प्रक्रिया दोषी है, हो सकता है ईवीएम के बजाय इस बार प्रक्रिया का बहाना बने, हारने वाले बनाएंगे। तो क्या वाकई में कहीं कोई चीजें मैनिपुलेशन करने की हमारे सिस्टम में ऐसा कोई स्पेस है जहां मैनिपुलेशन हो सकता है? पहली चीज तो मैं ये स्पष्ट करूंगा कि हमारा सिस्टम बिल्कुल फुल प्रूफ है, ईवीएम वीवीपैट फुल प्रूफ है, कहीं कोई कुछ हो नहीं सकता। इसी तरह से जो प्रक्रियाएं बनाई गई हैं, रैंडमाइजेशन, पोलिंग पार्टी के लोगों को ये नहीं मालूम होता कि हमारे पोलिंग स्टेशन में हमारे साथ कौन होगा। उसी दिन मालूम होता है जिस दिन वो सामान लेके पोलिंग स्टेशन जा रहे होते हैं। कौन सी ईवीएम किस पोलिंग स्टेशन में जाएगी ये भी उसी दिन तय होता है कि जब सामान डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और सारी चीज़ें पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि, कैंडिडेट के प्रतिनिधि, उनके सामने होती है। सबसे पहले पोलिंग जो है वो करते हैं, मॉक पोल कहते हैं उसे। सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में आधे घंटे उनके पोलिंग एजेंट जो होते हैं वो वोट डालते हैं, और जितने भी डाले वो अपने रजिस्टर में लिख लेते हैं और फिर उनका काउंटिंग करते हैं और देखते हैं कि जितने वोट उन्होंने डाले उनके कैंडिडेट को उतने मिले कि नहीं, उतनी वीवीपैट स्लिप आई कि नहीं। वो सब चेक करके संतुष्ट होने पर वो साइन करते हैं कि हमने इसको टेस्ट किया और पाया कि ये बिल्कुल सही है। तब वो उसको डिलीट करके स्लिप हटा के और फिर पोलिंग चालू होती है 7 बजे। तो हर स्तर पर हर चीज़ में ऐसे बढ़िया वो बने हुए हैं मैनुअल्स और नियम कानून कि कहीं भी कोई गलती होने की संभावना नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है चुनाव में, पहले ये समझना चाहिए कि चुनाव ने किसको रिप्लेस किया है। राजनीतिक द्वंद्व को हल करने का माध्यम पहले क्या होता था? पानीपत की लड़ाई, प्लासी का युद्ध, विश्व युद्ध, लाखों लोग मरते थे, तब ये तय होता था कि कौन राज्य करेगा। उस हल को इलेक्शन ने शांतिपूर्वक ढंग से करने का एक रास्ता दिया है कि कोई नहीं मरता, कोई लड़ाई नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें तनाव तो रहेगा, मरते नहीं हैं, लेकिन चूंकि 5 साल के लिए या तो आप कचरे घर में डालेंगे या फिर आप राज्य करेंगे, इतना बड़ा मुद्दा रहता है। तो उसमें तनाव रहता है, हर आदमी हर चीज़ करना चाहता है, और जब वो हार जाता है तो कभी वो हार का ठीकरा अपने या अपने वर्कर के सर पर नहीं फोड़ना चाहता है, वो उसके लिए स्केपगोट ढूंढता है ताकि उसके वर्कर डिमोरलाइज ना हो। और उसके लिए जो है, जो बिल्कुल निशब्द हैं, चुपचाप हैं, ईवीएम चुपचाप बेचारी बोल नहीं सकती, उस पर ही फोड़ देते हैं कि इसकी वजह से हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने 2 बार 2009 में जब बीजेपी ने नरसिम्हा राव, जीवीएल नरसिम्हा राव से किताब लिखवाई थी ईवीएम के खिलाफ और चुनौती दी थी कि सब गड़बड़ हुआ है, तो उस समय भी इलेक्शन कमीशन ने चुनौती दी कि आप आके करके दिखाओ, तो कोई नहीं आया, बीजेपी से भी कोई नहीं आया और उन्होंने चुनौती नहीं कर पाई। वही चीज़ 2017 में आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों ने मुद्दा उठाया कि साहब ईवीएम गड़बड़ है, तो इलेक्शन कमीशन ने फिर खोल दिया कि आप जिस पोलिंग स्टेशन की ईवीएम कहो वो आप बताइए, लेके आइए और सबके सामने एक वोट इधर का उधर करके दिखा दीजिए। सारे इंजीनियर्स लाइए, आप सब लाइए, एक वोट इधर का उधर अगर कर दिया हम ईवीएम हटा देंगे। कोई आया ही नहीं। जून उस समय तो मैं था वहाँ, तो हम लोग 5 दिन तक वेट करते रहे, कोई भी नहीं आया। लास्ट डे पे 2 लोग आए थे, एक एनसीपी के और एक सीपीएम के। तो उनसे जब पूछा गया कि भाई आप चुनौती के लिए आए हैं, तो बोले नहीं, हम तो और सीखने के लिए आए हैं कि ईवीएम और वीवीपैट में और क्या खास बातें हैं, आप अपने इंजीनियर को बोल दीजिए कि हमें सिखा दें। पर उतना ही हुआ।
तो इस तरह से हमारी व्यवस्थाएं चौक चौबंद हैं। आलोचना इसलिए करते हैं वो कि ताकि उनके वर्कर डिमोरलाइज नहीं हो और हार का ठीकरा वो किसी और पर फोड़ सके। मतलब सरकार में जो रहता है उसे ईवीएम से कोई तकलीफ नहीं होती है। वही भाजपा जब तक विपक्ष में थी तब तक ईवीएम पर आरोप लगाती थी, सरकार में आने के बाद अब कांग्रेस उस पर आरोप लगा रही, तब कांग्रेस चुप रहती थी, और उसके बाद आज अभी जो हालिया एक आरोप, नया आरोप लगा ईवीएम पर कि जो चुनावों में कई ईवीएम या जो मशीन्स आई वो 90% तक चार्ज थी। तो ये कैसे संभव है कि दिन भर अगर कोई मशीन रन कर रही है उसके बाद चूंकि उसमें ना हम चार्जिंग देते हैं ना कोई बैटरी बदलते हैं, ये नियम में हमारे, तो फिर वो 90% तक चार्ज कैसे रह सकती है? यही शो करता है कि ये सब एक ढूंढना है, जो चीज़ है नहीं उसको ढूंढना है और किसी तरह से साबित करने की कोशिश करना है कि इसी का कसूर है। ये उन प्रयासों से ज़्यादा कुछ नहीं है कि इंग्लैंड में जाके हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं कि देखो ये मशीन में ये बोट बदल रहा है, जबकि वो मशीन नहीं, कुछ डब्बा है और उसमें जो भी उन्होंने लगाना चाहा कर दिया। ऐसे करने की कोशिश करते हैं। इसमें एक और भी वेस्टेड इंटरेस्ट भी है, क्योंकि ईवीएम प्रोडक्शन का बिजनेस जो है वो 15,000 करोड़ रुपए का है, बहुत बड़ा बिजनेस है। और जितना सुरक्षित और वो हमारा है वो अभेद्य हो रहा है इंटरनेशनल कॉरपोरेट वर्ल्ड को। वो सोचते हैं कि क्यों ना इसमें हम घुस सकें, तो उधर से भी दबाव रहता है कि ये अगर हटा तो हम आ जाएंगे। क्योंकि और भी जगह ईवीएम यूज़ होती है, लेकिन हमने देखा जा के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की, वहाँ देखा जितनी बढ़िया, जितनी विश्वसनीय हमारी है वो कहीं नहीं है। इसीलिए यूएस में भी पहले 26 स्टेट में ईवीएम यूज़ होती थी, अब शायद किसी में भी नहीं होती। कई कंट्रीज़ ने बंद कर दिया उसको, ईवीएम को। कई कारण रहे। ईवीएम स्टेटस पेपर इलेक्शन कमीशन ने रखा है आम जनता के ज्ञान के लिए। कोई आप देख लो, लोग कहते हैं कि साहब वो स्विट्ज़रलैंड ने और जर्मनी ने और उनने क्यों ईवीएम हटा दी। ऐसा नहीं है, उनने भी ईवीएम यूज़ की, हमने भी की थी 82 में। हमने भी हटाने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि आपने कानून में बदलाव नहीं किया है। कानून में आप लिखिए पहले कि ईवीएम से भी वोट डलेंगे, तो हमें भी हटानी पड़ी 82 में। फिर 98 से आई हमारे यहाँ ईवीएम, क्योंकि हमारे यहाँ मेजॉरिटी वाली सरकार कभी आ जाती है तो अमेंडमेंट हो जाता है। जर्मनी वगैरह यूरोप में मेजॉरिटी की सरकारें आती नहीं, कोलिशन ही होते हैं सब, और उन कोलिशन में इस तरह का सुधार कर पाना मुश्किल होता है। तो इसलिए उनने ईवीएम नहीं लगा पाई। लेकिन अभी भी बहुत से देशों में ईवीएम चल रही है, 17-18 देशों में तो चल ही रही है। हमारे यहाँ से ही लेते हैं कुछ तो ईवीएम। तो इस तरह से अगर देखें आप तो हमारी व्यवस्था फिर भी बेहतर है ईवीएम के मामले में। ये एक जो अभी जैसे वीवीपैट एक भरोसा बढ़ाने के लिए शुरू किया कि सैंपल साइज हमने दिया कि कुछ जगह हम वीवीपैट दे रहे हैं, तो क्या आपको लगता है चुनाव सुधारों की प्रक्रिया में या भरोसा जीतने में हमें सारी मशीनों के साथ वीवीपैट को इंक्लूड कर देना चाहिए? और वीवीपैट की साथ में गिनती भी, जहां अगर कहीं विवाद होता है कि किसी भी सीट पर विवाद है तो वो वीवीपैट की गिनती फिजिकल करा ली जाए। क्या इस तरह के सुधारों की जरूरत है? बिल्कुल सही आपने कहा, और ये है व्यवस्था। वीवीपैट सारे पोलिंग स्टेशन में होती है 100%, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 5 पोलिंग स्टेशन प्रति विधानसभा क्षेत्र उसमें गिनी भी जाती है। लेकिन नियमों में ये प्रावधान किया गया है कि जहां भी कैंडिडेट या उसके इलेक्शन एजेंट कोई भी शिकायत हो, कोई भी प्राइमा फेसाई केस हो कि गलती हुई है, वहाँ पे जितने पोलिंग स्टेशन की गलती बताते हैं वो अगर बहुत ज़्यादा है तो पूरी कंस्टिट्यूंसी में 100% वीवीपैट स्लिप काउंट करने का आदेश रिटर्निंग ऑफिसर दे सकते हैं और पूरा काउंट करके मैचिंग करके दिखा सकते हैं। और अभी तक जितने भी बार हुआ है 100% काउंट भी 100% परिणाम रहा है। इससे अच्छा इक्विपमेंट हो क्या सकता है। मैं आपके टाइम पर लौटता हूँ, ये विवाद चलते रहेंगे, चुनाव आयोग कहीं ना कहीं हमेशा सवाल होगी, क्योंकि आपने जो बड़ी बात कही कि राजा जो हारेगा वो अपने ऊपर तो जिम्मेदारी लेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं एक वो चाहिए। 23 राज्यों के चुनाव लगभग आपके 3 साल के कार्यकाल में हुए, तो क्या कुछ चुनाव सुधारों की तरफ आपने उस समय चुनाव सुधारों की एक बड़ी चेन शुरू की थी, वो चुनाव सुधारों की प्रक्रिया क्या थी और किस तरह वो आज इम्पैक्टफुल दिख रही है? देखिए, चुनाव सुधार एक सतत प्रक्रिया है और इलेक्शन कमीशन हमेशा कोशिश करता रहता है कि हम और बेहतर करें। जैसे इस समय भी मैं सुनता रहता हूँ कि रिमोट वोटिंग अपने जो लोग NRI हैं, अपनी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वोट डालने के लिए वो यहाँ आ नहीं पाते तो वोट नहीं डाल पाते हैं। पहले तो उनका वोटर लिस्ट में नाम होना भी नहीं संभव था। 2010 में सुधार हुआ कि जो NRIs हैं
उनका वोटर लिस्ट में नाम डाला जा सकता है, उन्हें वोट देने का अधिकार है। लेकिन वोट तब डाल पाएंगे जब वो वहाँ से इलेक्शन डे पे पोलिंग स्टेशन पर आएँ और अपना वोट डालें। तो इस दिशा में भी कि हम रिमोट वोटिंग की व्यवस्था, ऑनलाइन वोटिंग या रिमोट वोटिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। सर, चुनाव सुधारों की तरफ जो सबसे बड़ी बात है कि अभी कहीं ना कहीं चुनाव सुधारों की ज़रूरत है। हम चाहे माइग्रेंट वर्कर की बात हो जो हम लोग बात कर रहे थे, या फिर हम एनआरआई की बात करें, या और किस तरह के चुनाव सुधारों की ज़रूरत है, क्योंकि आपने एक लंबी लेगेसी चुनाव सुधारों के लिए 3 साल आपने अपने कार्यकाल में किया है। तो उस लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए इस समय क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? देखिए, सबसे बड़ा इस समय चुनाव सुधार जो जरूरी है वो है कैंपेन फाइनेंस का, क्योंकि वो ये पूरा विश्व जूझ रहा है इससे कि कैसे पैसा मिलेगा पार्टियों को जो चुनाव पे खर्चा होगा, और उसकी चेकिंग कैसे होगी कि वो उतना ही खर्चा हो रहा है जितना कि मिला है, इलीगल कुछ नहीं हो रहा है। वो अपने देश में इंडिविजुअल तो पूरी तरह से चेक में आ गया है। इंडिविजुअल की जो सीमा होती है, लोकसभा के लिए 95 लाख, विधानसभा के लिए 40 लाख, और व्यवस्थाएं इलेक्शन कमीशन ने इतनी अच्छी विकसित कर ली हैं कि अब उससे अगर कम या ज़्यादा की बात हुई पकड़ में आ जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा लूप होल उसमें है पार्टी एक्सपेंडिचर। पार्टी के एक्सपेंडिचर पे कोई सीलिंग नहीं है। तो यहाँ तक पता लगा कि इलेक्शन कमीशन ने एक विधानसभा क्षेत्र के छोटे से उसमें 90 करोड़ बंटने का प्रमाण पकड़ लिया कि 90 करोड़ कैश बांटा गया वोटर को। तो ऐसी चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि पार्टी जो है वो कितना भी खर्च कर सकती है। तो सबसे बड़ा सुधार जो ज़रूरी है वो यह है पार्टी एक्सपेंडिचर पे भी सीलिंग हो और उसकी भी मॉनिटरिंग इलेक्शन कमीशन करे, तभी ठीक होगा। और दूसरा यह है कि हमें धीरे धीरे स्टेट फंडिंग की तरफ बढ़ना चाहिए कि किसी तरह का कॉरपोरेट डोनेशन नहीं होगा, क्योंकि वो फिर इन्फ्लुएंस करते हैं। स्टेट फंडिंग से हम चुनाव कराएंगे। और इसका एक प्रयोग अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में क्या है कि वहाँ सेंट्रल इलेक्शन कमीशन नहीं है और सेंट्रल लॉज नहीं है, हर स्टेट के अलग हैं और सारा चुनाव उसी के अनुसार होता है। तो कुछ स्टेट ने कानून बना के स्टेट फंडिंग के लिए बात की और पारित कर दिया। और वहाँ पब्लिकली फंडेड कैंडिडेट जब खड़े हुए तो पब्लिक ने जो वोट दिया उसमें 80% उनको जिताया। मतलब पब्लिक भी ये चाहती है कि चुनाव साफ सुथरे हों और अच्छे हों और उसमें कॉरपोरेट का इस तरह का दखल जो है डोनेशन की वजह से ना हो। लेकिन वो प्रयोग असफल हो गया, क्योंकि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में एक रूलिंग दी कि भाई कॉरपोरेट जो है उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अफेक्ट हो रहा है, वो अपने को एक्सप्रेस करते हैं पैसे से, डोनेशन से, तो वो ठीक नहीं है, वो आप नहीं कर सकते। तो उस वजह से फिर वो ख़त्म हो गया प्रयोग। इन सब चीज़ों को हमें अनुभव के रूप में लेकर सुधार करना चाहिए कि कैंपेन फाइनेंस कैसे अरेंज हो, कैसे उस पर सीलिंग मॉनिटर हो, ताकि साफ सुथरे चुनाव हों। क्योंकि एक बहुत बड़ा खतरा भी है। अब जिस तरह से आप देख रहे हैं लड़ाइयाँ होती हैं, कुछ भी होता है, ऐसे में सबसे आसान तो ये है कि एक सबसे रद्दी नेता को चुनाव जिता के आपका राष्ट्राध्यक्ष बना दिया जाए, आपके देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये सही बात है कि अगर जो हम देख रहे हैं अभी, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया भुगत भी रही है उन चीज़ों को कि एक ऐसा राष्ट्राध्यक्ष आ जाए तो। लेकिन अब वही जो आपने कहा ना कि आज चुनाव लड़ना इतना महंगा हो गया है कि एक आम आदमी या कॉमन मैन भी सोचना चाहे। जो आपने स्टेट फंडिंग की बात कही, कहीं ना कहीं उसकी जरूरत तो देश में है कि आज एक विधायक अगर चुनाव लड़ता, ठीक है चुनाव आयोग ने एक लिमिट तय की है, लेकिन मैं खुद से इतने एग्जांपल्स जानता हूं कि विधायक का एक चुनाव 5 करोड़ 10 करोड़ से नीचे नहीं हो रहा है नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया में अगर हम जाते हैं तो वो और ज्यादा बढ़ जाता है। चुनाव आयोग उसको मॉनिटर कैसे कर रहा है? क्योंकि वो चीजें आपको जो कागज में दिखानी है उतना दिखा रहे हैं, पार्टी का खर्चा अलग हो रहा है। 50 हेलीकॉप्टर, 10 चार्टर, 20 नेता अलग घूम रहे हैं। वही मैंने आपको बताया ना कि जो कैंडिडेट का खर्चा है वो तो मॉनिटर अच्छी तरह से हो जाता है, क्योंकि वो उसमें सीमित नहीं, उसके बाद भी अगर वो 5-5 करोड़ जा रहा है चुनाव उनका, वो इसलिए उसका जा रहा है कि जो पार्टी जो खर्चा कर रही है वो उसके थ्रू हो जाता है। उसमें वो अपना नाम नहीं डालता है, उसमें वो अपना कोई प्रचार नहीं करता है, लेकिन वो किस तरह उपयोग कर सकता है? कैश बांटने में, इधर उधर फ्रीबीज देने में, विज्ञापनों में और चीज़ों में, उसमें वो बांट सकता है, क्योंकि उसका तो कोई चेक है नहीं, वो उसने किया ही नहीं। तो इस वजह से जो पार्टी एक्सपेंडिचर है कि एक एक कंस्टिट्यूंसी में 90-90 करोड़ आप कर रहे हो, तो वो चीज़ पर जब तक रोक नहीं लगेगी और कोई भी बाहरी आदमी पैसा खर्च करके कुछ नहीं कर सकता है, इस सब पर रोक नहीं लगेगी, तब तक ये चुनाव सुधार अधूरा है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट सुधार है जो सारे विश्व की डेमोक्रेसी जो है इस समय संघर्षरत है। आपने फ्री बीज की बात की, मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ कि
फ्री बीज जो है ना, आज कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो बार बार कहता है कि आप मतदाताओं को लुभा नहीं सकते, आप चुनाव प्रचार करिए लेकिन लुभाइए नहीं, कुछ अट्रैक्शन ऐसे मत दीजिए, लेकिन आप क्या दे रहे हैं, फ्री बीज लुभाने की प्रोसेस है। तो क्यों नहीं चुनाव आयोग को इन फ्री बीज स्कीम्स पर या इस तरह के जो वादे किए जाते हैं, या जो दूसरा मुद्दा उसी में मैं अलाइन कर रहा हूं कि जब चुनाव घोषणा पत्र आता है, इसको क्यों नहीं इस बात के लिए अकाउंटेबल बनाया जाता है कि आप जो वादे कर रहे हो वो पूरे करेंगे। फ्री बीज अलग है और दूसरे वादे जो आप अलग कर रहे हो उन पे क्या अकाउंटेबिलिटी कैसे तय हो इन पार्टियों की? जो मैनिफेस्टो में जो वादे होते हैं उसमें फिलॉसफी ये है कि वो इलेक्टोरेट को तय करना है कि आपने वादे पूरे किए या नहीं, क्योंकि कोई बाहरी अगर संस्था इसको मॉनिटर करेगी या उस पर कुछ दंडात्मक कार्रवाई करेगी तो उसमें पक्षपात होने की संभावना है, क्योंकि इलेक्टोरेट से वादा है, इलेक्टोरेट ही तय करे कि आपने वादा पूरा किया कि नहीं, और वो वोट के माध्यम से आपको सजा दे। तो वो फिलॉसफी के अंतर्गत मैनिफेस्टो चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने जरूर एक निर्देश ये दिया था इलेक्शन कमीशन को कि जो भी मैनिफेस्टो में योजनाएं या बताई गई हैं तो उनके लिए कहाँ से पैसा आएगा इसका उल्लेख होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन मॉनिटर करे कि वो उसमें आधार दिया गया है। इतना ही उनको दिया है, उसके लिए कमेटियां बना दी गई हैं और कमेटियां उसको चेक कर लेती हैं, तो इससे हो जाता है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा है कि इन सब के लिए, क्योंकि आप देखिए ना पैसा बढ़ता रहता है, बिहार इलेक्शन में तो लगातार बढ़ता रहा, ड्यूरिंग पोलिंग बढ़ता रहा, तो इन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। बल्कि हम तो कहते हैं इलेक्शन होने के 6 महीने पहले से कोई भी नया घोषणा नहीं हो सकती, कोई भी नया आप कैश नहीं बांट सकते। इनफैक्ट पहले ये था, कोड ऑफ कंडक्ट के जरिए ये था कि इवन ठेकेदारों ने अगर काम कर दिया है तो उनका बिल तक पेमेंट नहीं होगा, सारे कैश गवर्नमेंट से पे होने वाली चीज़ें बंद हो जाती थी। तो ऐसा कुछ होना चाहिए, तभी इस पर रोक लग सकेगी। आपने 3 साल के कार्यकाल में, जो मैं वापस उसी सवाल पे आ रहा हूं, जो आपने जिन राज्यों के चुनाव कराए उनमें कहीं कोई ऐसा आपको कुछ लगा हो, अजीब सा लगा हो कि नहीं ये चीज बदलाव होनी चाहिए थी या ये चीज गलत थी, तो और उसको आपने फिर अपने एक्शन में कन्वर्ट किया? ये बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा। जो सबसे बड़ा मुझे लगा कि लाखों शिकायतें आती हैं कैंपेन पीरियड में, 1-2 महीने का होता है और उसमें लाखों शिकायतें आती हैं, और इलेक्शन उस समय चूंकि कोर्ट कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, संविधान कहता है आर्टिकल 329 कि नोटिफिकेशन से काउंटिंग तक कोर्ट बिल्कुल जुरिस्डिक्शन नहीं रखेगा, कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेगा। तो सारी ग्रीवांसेस, सारी शिकायतें इलेक्शन कमीशन को ही निपटानी होती हैं। तो ये लाखों शिकायतों पे अरबों रुपए खर्च करके इलेक्शन कमीशन जांच कराता है, वो सब कराता है, और उसका परिणाम देखा गया कि 52 लाख शिकायतें आई, उसमें से कुल 50 सही पाई गई। तो ये बड़ा वेस्टफुल लगता था। तो उस समय कर्नाटक चुनाव में हम लोगों ने वहाँ के इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से रिक्वेस्ट की कि आप हमें ऐसा कुछ बना के दो कि जिससे शिकायत जो है वो गलत साबित ना हो, और उन्होंने बहुत अच्छा बिल्कुल निःशुल्क बना दिया, और उसको हम इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट किया और उसका नाम दिया सी विजिल, सिटीजन विजिलेंस, नागरिकों की पुलिसिंग। उस एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पर, तो जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ वो एक्टिव हो जाएगा, और उसके बाद उस एप्लीकेशन में जाके आप फोटो या वीडियो खींचेंगे कोई भी गड़बड़ी का, और सिर्फ सबमिट बटन दबा देंगे, तो वो पूरे चीज़ वीडियो या फोटो सारे लोगों तक, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लेके रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंच जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ने निर्देश ये दिए हैं कि 100 मिनट के अंदर आपको इसकी जांच पूरी कर लेनी है, इस पर एक्शन कर लेना है, FIR, अरेस्ट, सीजर जो भी करना है वो सब कर लेना है, और फीडबैक दे देना है कि आपकी शिकायत आई थी, उस पर ये पता लगा और ये कर दिया गया। उससे सोचिए इतना क्रांतिकारी परिवर्तन आया कि 2019 के इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन में 1,42,000 शिकायतें आई कुल सी विजिल पर, और 1,14,000 सही पाई गई और उन पर एक्शन हुई, लोग गिरफ्तार हुए, लोगों पे एक्शन हुई, और 2-3 MLA तो डिस्क्वालीफाई होने की नौबत आ गई। तो बहुत बड़ा चेंज आया उससे। और अगर उसको हमारे सिटीजन्स, हमारा मीडिया अगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए कि इसकी जानकारी रखो, और चुनाव में गड़बड़ियों को रोकने का ये हथियार जो है वो दधीच के वज्र की तरह यूज़ करो, तो आप पूरा सफाई कर दोगे इलेक्शन में। लेकिन उसका प्रचार नहीं। हमने कई बार अधिकारियों की मीटिंग में पूछा कि सी विजिल की जानकारी किसको है, एक ने भी हाथ नहीं उठाया। अधिकारियों तक को जानकारी नहीं है कि ऐसा कोई एप्लीकेशन है। तो इसका प्रचार अगर होगा तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा, और मैंने तो देखा है फर्क पड़ा है। जी, वो एक बदलाव की बात, ये इसी तरह के बदलाव की बात। चलिए, मैं आपके जो कुछ आपके जीवन में बड़ा उठापटक वाले बदलाव होते रहे हैं,
उमा जी ने एक्साइज कमिश्नर बनाया और आपने जाके मना कर दिया। हर कोई एक्साइज कमिश्नर बनने के लिए तो आज भी बेचैन है, और आप उस दौर में उमा जी को मना कराई, तो क्या किस्सा क्या हुआ था अचानक से? एक्चुअली ये हुआ था कि जैसे ही नई सरकार आई तो उन्होंने पहले मुझे सिंचाई विभाग दे दिया। मैं सिंचाई विभाग में उसमें, क्योंकि मेरा आदत है कि जैसे ही ऑर्डर आता है मैं उसी दिन रिलीव हो जाता हूँ, और उसी दिन अगर लोकल है तो उसी दिन चार्ज भी नया जगह ले लेता हूँ। तो मैं उसी दिन छोड़ के चार्ज लेने वहाँ चला गया, और 3-4 दिन में ही मैंने वहाँ की सब चीज़ जो है देख दाख ली। तो उससे जो ऐसे तत्व थे कि जिनको तकलीफ होने शुरू हो गई, तो उनने अपना हिकमत अमली की, और 5वें दिन मेरा वहाँ से तबादला हुआ। अब उसमें क्या हुआ वो ब्लैक बॉक्स है, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन 5 दिन में तबादला होना बहुत कुछ कहता है। और वो एक्साइज में हुआ, तो उससे ये भी लगा कि उस ब्लैक बॉक्स में कोई ऐसी चीज़ थी कि एग्जीक्यूटिव को लगा कि ये तो बड़ी अच्छी है, यहाँ कर दो तो यहाँ से भी कुछ फ़ायदा होगा। वहाँ हो गया। मुझे ये लगा कि ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें मेरी कार्यप्रणाली अलग है और इस विभाग का बिल्कुल अलग है। तो मैं गया सीएम से मिलने, और उनको कहा भी मैंने कि आप कर दिए। उन्होंने मुझे कहा कि आप लिख के दीजिए और उसको छपवा भी दीजिए, ताकि लोग ये ना कहें कि एक ईमानदार अधिकारी को हम एक्साइज कमिश्नर बनाया लेकिन वापस कर दिया हमने। तो मैंने तुरंत वहीं लिख के हाथ से चीफ सेक्रेटरी को एड्रेस करके एप्लीकेशन लिखी, उसकी फ़ोटोकॉपी करी, बांट दी प्रेस को, और छप भी गया दूसरे दिन। कई भास्कर में तो बॉक्स में छपा कि जैसा आपने कहा ना कि बहुत लोग एक्साइज कमिश्नर बनना चाहते हैं और मैंने मना किया है। तो वो करके मैं आ गया, और 8 दिन का ज्वाइनिंग टाइम, क्योंकि वो ग्वालियर में था ऑफिस, तो 8 दिन में रुका रहा, लेकिन कैंसिल नहीं हुआ। तब फिर मैं गया सीएम से फिर से मिलने। मैंने तो सब कर दिया था, ये कटिंग देखी है, ये छपा था, ये मैंने कहा बिल्कुल नहीं, आपको जाना पड़ेगा, या तो आप रिज़ाइन कर दीजिए या फिर आप जाइए ज्वाइन करिए। चला गया मजबूरी में। जब मजबूरी में वहाँ गया तो फिर मैंने वहाँ भी देखा कि बहुत गलत है। 9 ठेकेदार जो है सारी शराब ठेके ले लेते थे, और वो नीलामी में कलेक्टर को भी ब्लैकमेल कर लेते थे। तो मैंने नई पॉलिसी बनाई। नई पॉलिसी मैंने ये रखा कि मैं कोई भी नीलामी नहीं करूँगा, मैं हर दुकान की पिछले अनुभव के आधार पर कीमत फिक्स करेंगे लाइसेंस की, और विज्ञापन निकाल देंगे कि 3000 लाइसेंस अवेलेबल हैं, प्रत्येक की कीमत यह है, आप आवेदन करिए, और अगर एक आवेदन आएगा तो आपको मिल जाएगा, एक से ज़्यादा आएगा तो एक निश्चित दिनांक को ग्लास के बर्तन में चिट डाल के निकाल दी जाएगी और वो आपको मिल जाएगा। ऐसी व्यवस्था लेके गए कैबिनेट में। तो कैबिनेट ने देखा तो उन लोगों को बड़ा डर लगा कि बड़ा रिवोल्यूशनरी सा सिस्टम लेके आए हैं। उन्हें शक हुआ कि कहीं पहले ही साल में हमें 200-400 करोड़ का घाटा ना हो जाए। तो मुझसे पूछा गया, तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको मैं पहले साल में ही 100 करोड़ अतिरिक्त रेवेन्यू दूंगा। तो उनने अप्रूव कर दिया। और आप सोचिए, वो अप्रूव होने से एक तो 9 ठेकेदारों से बढ़ के करीब 3200 ठेकेदार आ गए, और पहले ही जो हमने आवेदन मांगे थे उसकी कीमत 10,000 रुपये फॉर्म की रखी थी, तो 145 करोड़ तो फॉर्म से आ गए। तो रेवेन्यू बहुत बढ़ गया। और सोचिए आप, उस समय 10 साल तक रेवेन्यू एक्साइज का मध्य प्रदेश का 800 करोड़ के आसपास घूमता था, आज 15,000 करोड़ के पास है, क्योंकि हर साल 20% बढ़ा के रिन्यू करने की व्यवस्था है। तो बढ़ता ही गया, और आज रेवेन्यू अच्छा हो गया। तो चेंज आया, लेकिन उसके बाद मेरा भी तबादला जल्दी हो गया, 6 महीने में ही मुझे वहाँ से हटना पड़ा। तो आपके साथ ये बड़ा, जहाँ भी आप जाते हैं ऐसे रेवोल्यूशनरी काम करते हैं। आप डिफेंस में गए तो खुद की जान पे आपने ले ली। वो किस्सा क्या हुआ था कि वो आपके पीछे ट्रक पड़ गया और आपको पूरा मारने तक की साजिश रची गई? ऐसा कौन सा मामला था और क्या वजह थी उसकी? ये देखिए क्या होता है कि एक तो थोड़ा सा ये इनसाइट होना चाहिए कि अगर आप गंभीरता से पढ़ते हैं सब चीज़, तो आपको पता लग जाता है कि गड़बड़ी कहाँ है। तो इसी तरह का एक मामला था जिसमें मैंने देखा कि गलतियाँ हो रही हैं, तो मैंने उसकी गलतियों को साल ये रहा होगा 90 के आसपास का। हाँ, मैंने उन गलतियों को पूरा लिख के तो दे दिया कि साहब इस पूरे प्रक्रिया में ये गलतियां हो रही हैं। तो मुझे लगा कि इसके बाद ये रद्द हो जाएगा, और खुशी हुई कि एक अच्छा काम कर दिया, नहीं तो इसमें बाद में फिर बड़ा कांड बनता और वो सब होता। लेकिन उसी दिन में जब जा रहा था वापस अपनी फिएट में, तो पीछे से एक ट्रक ने मुझे मारा और काफ़ी दूर तक घसीटता ले गया कार को। फिर मुझे जब होश आया हॉस्पिटल में, तब मुझे पता लगा कि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है। तो उस समय मुझे ये नहीं लगा कि ये उससे कनेक्टेड है। जब मैं ठीक होके आ गया साउथ ब्लॉक में डिफेंस में,
तब मुझे फ़ोन आया उस कंपनी का कि आप हमें कब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुला रहे हो। और मैं घबराया। फिर मैंने उससे कहा कि वो चिट्ठी जो तुम कह रहे हो वो भेजो। भेजा तो उसमें मेरे ही दस्तखत थे। अब किसी ने सैकड़ों लेटर होते हैं जिनमें मेरे दस्तखत होते हैं, उसका फ़ोटोकॉपी करके बना दिया लेटर। तो उसकी भाषा से मुझे समझ में आ गया कि ये गड़बड़ है। उसमें मैं जनरली लिखता था कि ये उन्होंने टेंडर अप्रूव कर दिया, अब आपको बुलाया जाएगा। उसमें लिखा था हिज एक्सीलेंस डिफेंस मिनिस्टर और ये और वो तरह तरह की चीज़ें। तो मैं समझ गया कि किसी ने फर्जी बनाया है और किसी बाहर के फैक्स से उसने भेजा है। तो वो सब क्लियर हो गया और वो केस सीबीआई को दे दिया गया जांच के लिए भी, और जांच भी हुई उसमें काफ़ी हद तक। इसके बाद दूसरी बार भी हुआ, उसमें भी ऐसा ही कुछ पाया गया और किया मैंने, लिख दिया उसमें, और डिफेंस सेक्रेटरी को ये भी जता दिया कि भाई अगर अब आपने मुझे यहाँ से नहीं हटाया तो ये दो बार पूरी जान पे हमला होना ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैं तो अपना रास्ता बदलूंगा नहीं, मैं तो बिल्कुल निष्पक्ष और सही तरीके से ऑनेस्टली काम करूँगा, गलतियाँ जो होंगी वो उजागर करूँगा। तो उन्होंने फिर आश्वस्त किया था, और उस बार भी वही हुआ कि जब मैंने वो फाइल दे दी और शाम को घूमने गए हम लोग, तो हम चारों के ऊपर एक पेड़ गिरा दिया और चारों बेहोश हो गए, एम्स ले गए लोग उठा के, फिर वो सब हुआ। तब मेरा चेंज भी हुआ, वहाँ से दूसरी जगह गया और फिर काम चला। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से मतलब सुधार भी होता है। बाकी नहीं, सुधार होता है, लेकिन सुधार की कीमत कितनी बड़ी हो जाती है। एक सवाल ये भी है कि क्या डिफेंस लॉबी आज भी वर्ल्ड में, डिफेंस लॉबी सबसे बड़ी लॉबी डिफेंस की लॉबी है, तो क्या वो सरकारों के भीतर इस लेवल तक आकर के एक्शन प्लान करती हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी, आपने उनकी बात माना की, आपने उस सौदे के अपोज चले गए? क्योंकि आज इसलिए ये सवाल उठते हैं कि आज भी इसी तरह के बड़े सौदे हो रहे हैं और ये क्वेश्चंस आते हैं कि भाई इनको अपोज किया गया नहीं किया गया। तो जब आप जैसे लोग अगर अपोज करते हैं और उसके बाद आपको इतना एक खौफ में जीना पड़ जाता है, तो इस क्या इतनी बड़ी लॉबी है वो जो इम्पैक्ट कर रही है, जो साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक तक पहुंच जा रही है? उसमें मुझे लगता है अब सब बदलाव हो गया। मेरे बाद जो है वो एक्विजिशन बोर्ड बन गया। जो काम मेरे स्तर पर होता था वो अब 7-8 लोगों का, बहुत सीनियर लेवल के, एडिशनल सेक्रेटरी और जनरल साहब और ये सब लोग बैठ के ये तय करते हैं। तो एक ही आदमी अब नहीं कर पाता है ये। एक तो ये बदलाव हो गया, दूसरे साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक भी खत्म हो गए। अब तो सेवा सदस्य, हाँ वो आ गया, सेवा तीर्थ और सब बन गए। तो वो सब चीज़ें अब बदल गई हैं। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अब वो सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी, लेकिन जो विश्व है, ग्लोबल मार्केट्स हैं, ग्लोबल जो माफिया है, ग्लोबल कनेक्शंस हैं, वो तो उसी तरह चलते रहेंगे। इसलिए हमें अपनी ताकत बनाए रखनी होगी कि हम उनके कुचक्रों से अपने सिस्टम्स को बचाए रखें और साफ सुथरे निकल आएं। मतलब लेकिन कहीं ना कहीं थ्रेटनिंग का डर तो अभी भी है कि भाई एक आदमी को भी धमकाया जा सकता है तो 10 आदमियों को भी धमकाया जा सकता है। और उस समय जिस लेवल पे आप लोग होते थे, उस समय एक आप लोगों का डर भी होता था। आज तो वो भी डर कम हुआ है धीरे धीरे। एक आपके साथ बड़ा अजीब किस्सा है जो मुझे कहीं पता चला, तो मैंने कहा कि इस पर जिक्र जरूर करूंगा। जब बिटिया ने आपसे कह दिया कि नहीं, बोले मुझे आईएएस बनना ही नहीं है, वो क्या हो गया था घर में? क्या ऐसा मामला हुआ कि वो, और उसके बाद वो फिर फॉरेन सेटल हो गई, पूरा उसने ट्रैक ही बदल लिया? वो एक्चुअली क्या था कि बड़ी इंटेलिजेंट थी, उसने IIM बेंगलोर से भी किया था और काफ़ी अच्छा दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऑनर्स इकोनॉमिक्स किया था। तो मुझे लगा कि ये IAS के लिए बहुत अच्छी रहेगी और हो भी जाएगा। लेकिन जब हम दिल्ली में थे उसी समय हमारे कुछ नेफ्यूज़ और नीसेस आए मिलने, तो वो रुके हमारे साथ। तब उन्होंने कहा कि हमें दिल्ली घुमा दीजिए। तो मैंने DTC में टिकट खरीद के 5-6 लोगों का डे टिकट खरीद दिया कि सुबह बैठो आप और शाम तक घूम के आ जाओ। तो वो जब लौट के आए तब उसका मत ये था कि सब बड़ी शिकायत कर रहे थे कि 20 साल IAS की नौकरी करने के बाद अगर हमें बच्चों को दिल्ली घुमाने के लिए DTC की बस का सहारा लेना पड़े तो ये कैसी नौकरी है। वो उस वजह से उसने तय कर लिया कि हम बिल्कुल नहीं बैठेंगे। हमने फिर ज़बरदस्ती उसको बिठाया। आप सोचिए, मैं खुद उसे सेंटर ले गया, छोड़ा, और उसका जब रिजल्ट निकला तो उसमें उसका सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन उसने आगे नहीं बढ़ी और उसने अपना हिंदुस्तान यूनिलीवर में नौकरी ज्वाइन करी। वो भी उसे पसंद नहीं आई तो उसने फिर न्यूयॉर्क जाके इकोनॉमिक्स में PhD की और अमेरिकन एक्सप्रेस ज्वाइन कर लिया और फिर वहीं की सिटीजन हो गई। तो ये आज उल्टा है इसका। आज अगर एक IAS का जो मैं देख रहा हूँ, मतलब दोनों तरह के लोग आपके ज़माने में भी रहे होंगे, तो
आज के यूथ के लिए क्या, अगर इसको मैं कहूँ, इस मैसेज क्या है कि भाई वो जिंदगी जिससे बच्चे खुश नहीं है, या फिर वो आईएएस ज्यादा अच्छे हैं जिनके बच्चे बहुत खुश हैं, जिनके घर में 5-5 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, अगर उनके पास 3 डिपार्टमेंट है तो 3 डिपार्टमेंट की गाड़ियां खड़ी हुई हैं, जीएडी की अलग गाड़ी खड़ी हुई है, तो इसको कैसे देखते हो आप? मतलब वो सही है कि आप सही थे? एक्चुअली मुझे लगता है ये पर्सनल चॉइस का मैटर है। मैंने पर्सनल चॉइस रखी कि नहीं, जो भी होगा वो सही करेंगे, हम गलत नहीं करेंगे। क्योंकि उस समय भी मैं देखता था, बल्कि मेरे बच्चे और मेरी पत्नी भी कभी कभी शिकायत करती थी कि वो देखो सामने उनके बंगले में तो 3 गाड़ियाँ रखी हुई हैं, तुम्हारे में एक ही क्यों है। ये सब होता था और मैं उसको एक्सप्लेन कर देता था उनको, भाई नहीं यही सही है, और एक से ज़्यादा का करना क्या है, अपने को काम चल रहा है, अच्छा है। तो मुझे लगता है कि आपकी अपनी चॉइस है कि आपको कैसे पसंद है काम करना, क्या करना है और क्या नहीं करना है, और उसमें अगर आप खुश हैं तो वही अच्छा है। एक सवाल बहुत कहीं ना कहीं एक डिबेट का क्वेश्चन बना हुआ है कि जो भी ऑफिसर्स हैं जो सरकार के साथ बहुत कनेक्ट होकर काम करते हैं, या बहुत, तो जब रिटायर होते हैं तो एक कूलिंग पीरियड लंबा होना चाहिए, जिससे कि वो सरकारों के साथ, आज क्या होता है कि कोई भी आदमी रिटायर हुआ और अगले दिन पता चला कि गवर्नमेंट के कोई बोर्ड में या कहीं भी आके वो एज ए चेयरमैन बैठ रहा है या कोई नई जिम्मेदारी पर आ रहा है, तो क्या इसको लेके, हाँ हालांकि ये डिबेटेबल है, बट आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि क्या कूलिंग पीरियड बढ़ाया जाना चाहिए, या एक ऐसा पीरियड होना चाहिए जिससे कहीं ना कहीं जो इंटीग्रिटी है जो डाउट में आ रही है उस पर रोक लगे? आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, लेकिन क्या है, हमें शुचिता, ईमानदारी और सिद्धांत अकेले पर नहीं टिका रहना चाहिए, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं कि जिसमें हर तरह के कनेक्टिविटी है, ग्लोबलाइज हो चुके हैं, और सब जगह इस तरह के सिद्धांत नहीं चलते हैं। और ऐसे माहौल में हमें अगर अपने देश को आगे बढ़ाना है, हमें अगर अपने हालत सुधारनी है, तो जो हमारी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, जो हमारी सरकार है, उसको तरह तरह के काम करने पड़ेंगे, तभी वो देश को आगे बढ़ा पाएगी, तभी इन कुचक्रों से, चक्रव्यूहों से निकल पाएगी। तो ऐसे में हमें उन पर भरोसा करना चाहिए कि वो जो भी निर्णय कर रहे हैं कि ये व्यक्ति उनके लिए मुफीद है, तो इसको हम तुरंत दूसरा जॉब दे देंगे, रिटायर नहीं होने देंगे, उस पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि हमने उसको वोट दे के सरकार में लाए हैं। वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, जब तक कि वो सिद्ध ना हो जाए कि वो गलत कर रहे हैं, तो वही ठीक है मुझे लगता है। मतलब वही जो प्रोसेस अभी फॉलो हो रही है, दैट्स गुड। तो फिर आपने क्यों नहीं, चुनाव आयोग से जब आप रिटायर हुए उसके बाद भी कई सारे अपॉर्चुनिटीज आपको ऑफर की गई, बताई गई, बावजूद आपने क्यों नहीं उसके बाद जिम्मेदारी कोई लेना चाहिए? एक्चुअली मुझे भी, जब मैं सेक्रेटरी से रिटायर होकर यहाँ आया था, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मुझे ऑफर देने हाईएस्ट लेवल से आए कि आप ये कर लीजिए, तो मैंने उनको बहुत धन्यवाद दिया कि आपने मेरे लिए ये सोचा, लेकिन मैं ये बर्डन नहीं उठा सकता, क्योंकि मैं सेवा पूरी कर चुका हूँ और मैं तो ऐसे ही रहूँगा, रहने लगा। लेकिन ये चुनौती उस समय आई जब मैं यूरोप टूर खरीद के थॉमस कुक से अपने परिवार और दूसरे लोगों के साथ जा रहा था, तब ये फ़ोन आया मुझे कि आपको इलेक्शन कमिश्नर बनाने का सोचा जा रहा है, लेकिन आपके बारे में ये मालूम है कि आप स्वीकार नहीं करते हैं, तो इसलिए राष्ट्रपति जी को फाइल नहीं भेजी जा रही है, पहले आप ये बताइए कि आप स्वीकार करेंगे कि नहीं। तो वो चुनौती मुझे लगी कि ये अच्छी है, और मैंने शेषन के बारे में बहुत सुना था, और शेषन साहब का मैं काफ़ी मरीज इसलिए भी हो गया था कि उन्होंने मुझे एक बार रात में 2 बजे जगा के ऑब्जर्वर बना के धनबाद भेजा था, और उसको उन्होंने याद करके, जब मैं डिफेंस में था तो साउथ अफ्रीका के इलेक्शन होने वाले थे 94 में, तो उन्होंने मेरा नाम पिकअप करके मुझे यूएन ऑब्जर्वर बना के वहाँ भेजा था। तो इससे मुझे लगा कि ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इसमें तो मुझे जाना चाहिए। मैंने परिवार की सहमति ली और हाँ कर दी, और तुरंत ज्वाइन भी कर लिया, और मुझे कोई उसमें गिला नहीं और कोई भी बुरा नहीं, बल्कि मुझे गर्व है कि उन 3-3.5 सालों में काफ़ी अच्छी तरह से काम किया और बहुत अच्छा मुझे लगा, और अभी भी मैं उस पूरे टेन्योर पर गर्व कर सकता हूँ। तो इस हिसाब से किया। एक आखिरी सवाल कि एक रिटायर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब घर बैठता है और जब इस तरह के सवाल उठते हैं, चाहे वो विपक्ष उठाए चाहे दूसरे लोग उठाएं, या जब उस बॉडी पे सवाल उठते हैं, तो मन में क्या ख्याल आता है? क्या लगता है कि नहीं नहीं, ये अगर मैं होता तो इसका जवाब मैं बाहर मीडिया में आके देता, या मैं किस तरह से इसको एड्रेस करता, इस इशू को कैसे मैं एड्रेस करता? ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने मुद्दा उठाया है कि मुझे हमेशा जब भी आलोचना होती है इलेक्शन कमीशन की या उनके किसी फैसले की,
तो मुझे बहुत ही अंदर से बुरा लगता है। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि उसमें तत्कालीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर से या इलेक्शन कमिश्नर से बात करके उसको निकालूं, और अगर मुझे पूरा स्पष्ट हो जाए तो उसको मीडिया तक पहुंचाऊं कि नहीं, इस कारण से ऐसा हो रहा है, जिससे कि पूरे बादल जो है छट जाएं और अच्छा लगने लगे। अभी क्या हो रहा है, अभी बहुत सी चीज़ें जो है वो थोड़ा सा ओपेसिटी में आ गई हैं, दिख नहीं रही हैं, क्योंकि अब कोर्ट भी आ गया है बंगाल में, और भी चीज़ें आ गई हैं, और उनके प्रक्रिया क्या है, कैसे हो रहा है, तो मीडिया काफ़ी सवाल पूछता है, तल्ख सवाल पूछता है। कल ही मेरे से ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए जिसके बारे में मुझे कहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई जानकारी नहीं है तो मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन हमेशा मेरी कोशिश ये रहती है कि इलेक्शन कमीशन का पक्ष पूरी पब्लिक के सामने लाने के लिए मीडिया से शेयर करें, और जो भी धुंध के बादल छा रहे हैं उनको छांटें, और इलेक्शन कमीशन में विश्वास, ट्रस्ट और भी सुदृढ़ करें। ऐसा किया जाए, और ऐसा करने की मैं हमेशा कोशिश करता रहूँ। बहुत अच्छी बात रावत साहब बता रहे थे कि किस तरह से चुनाव आयोग को आज के तारीख में बदलाव की जरूरत है, और बदलाव के साथ साथ उस बदलाव की कि जो भी सवाल उठ रहे हैं, जो भी लोगों के मन में विचार आ रहे हैं, उनकी सफाई दी जाए, उनके बारे में वो कम से कम एक स्पष्टता उनके सामने आए, उन्हें पता हो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है या क्यों हो रहा है या क्या होने वाला है। खैर, आज की बातचीत को हम यही विराम देंगे। हमारे शो में, द लीडर शो में आप जुड़े, मैं रावत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और अपने दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार करता हूं। नमस्कार। धन्यवाद।